वर्नर थ्योरी ये हमें बताती है कि हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है। प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ये अंदर जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि 6 है। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फर्क है, जैसे कि ये हमारे एग्जांपल लिखे हुए हैं डबल साल्ट के और ये कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, यानी Fe2+ और Cn- नहीं बनेगा। ठीक है, ये सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी K+Cl- Mg2+Cl ये सब डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म पढ़ लेते हैं हम, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद जो भाग रहता है इसको काउंटर आयन बोलते हैं, और अगर इसको हटा दें तो ये सब जो है ये हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। काउंटर आयन हो गया हमारा सेंट्रल एटम, ये है ठीक है, लिगेंड जो इससे जुड़े रहते हैं और ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये जो हमारे लिगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जो कि मोस्टली होती है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ये होती है मोस्टली। ठीक है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब होता है कि ये जो हमारा लिगेंड जुड़ा हुआ है इसमें कितने डोनर एटम है। ठीक है, अगर एक है तो यूनिडेंटेड बोल देते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल लिखे हुए हैं डाइडेंटेड, जैसे कि डाइडेंटेड का एग्जांपल ये है EN EN और ये जब दो से इसमें जुड़ेगा सेंट्रल मेटल से दो से जुड़ेगा ऐसे, ठीक है, तो ये रिंग बन जाएगी। ठीक, और रिंग बन जाएगा उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। इसके बाद पॉलीडेंटेड यानी दो से ज्यादा, जैसे EDTA। एम्बिडेंटेड लिगेंड जो दो डोनर एटम होता है पर एक टाइम में एक से जुड़ता है, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, ऐसे यहां से सल्फर से जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। उसके बाद देखेंगे होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक क्या होता है, अगर एक ही तरीके के लिगेंड है तो होमोलैप्टिक और एक से ज्यादा है तो हेटेरोलैप्टिक। इसके बाद नॉमेनक्लेचर हमारा मतलब कोई एटम होता है, सबसे पहले हम उसका नाम देते हैं, कैटायन का नाम देते हैं, कोई मेटल होता है जैसे पोटेशियम, पर इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लिगेंड का अल्फाबेटिक ऑर्डर, जैसे ये इथेन 1,2 डायमीन है। ठीक है, और ये 3 बार आ रहा है यहाँ पर, तो वैसे हम नॉर्मली ट्राई लिखते हैं, पर यहाँ पर ट्रिस क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही हमारा डाई आ रहा है, तो इसलिए हम यूज करते हैं क्या, ट्रिस। और अगर हमारा दो हो तो हम यूज करते हैं उसके लिए, हम उसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे डिस। ठीक है, इसी तरीके से टेट्रा किस चार के लिए टेट्रा यूज करेंगे, टेट्रा किस। ठीक है, तो यहाँ पर तीन हमने तीन थे तो ट्रिस यूज किया, फिर इसका इथेन 1,2 डायमीन नाम लिख दिया, और फिर इसका कोबाल्ट, फिर हम सेंट्रल मेटल का नाम देते हैं जो कि कोबाल्ट है। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता दी, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, और फिर सल्फेट, इसका नंबर नहीं लिखते, सल्फेट का बस सल्फेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें फॉर्मूला बनाना, कोई नाम देखा उसका फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखा उसमें क्या लिगेंड है, तो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो यानी Cl2 क्लोराइड बल्कि। ठीक है, और 20 है यानी इसका मतलब 20 का मतलब क्या है 2। ठीक, इथेन 1,2 डायमीन लिख दिया, और फिर प्लेटिनम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब दो तो क्लोरीन्स हो गए। अब जब ये NO3 कितने होंगे, 2 होंगे हमारे पास, जब तो हमारा 4 बैठेगा, ये तो 2 ये और 2 ये 4 हो गए। ठीक है, इसलिए हमारा इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ गया। राइट, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या है हमारा, आइसोमेरिज्म होता है जो सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है उनकी। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट यानी 3D अरेंजमेंट अलग हो, और स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें बॉन्ड अलग हो, जैसे हम ट्रांसपोजिशन हो सकती है जो कि 180 पे हो, और सिस पोजीशन हो सकती है जो बराबर बराबर में हो। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ऐसा भी हो सकता है जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर तीनों बराबर बराबर रखते हैं तो उसको बोलते हैं फेशियल, और अगर प्लेन पे है मतलब तीन जो है प्लेन पे है, यानी ऐसा मान लीजिए लगातार नहीं है या प्लेन पे रखा है उसको बोलते हैं मेरिडोनल। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिक क्या होता है, ऑप्टिकल में मिरर इमेज बनती है। ठीक है, जैसे ये है तो इसकी मिरर इमेज हमने बनाई, मतलब इसमें ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये हमारा राइट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर देता है और ये लेफ्ट में कर देता है, इसको डीवी बोलते हैं या डेक्स्ट्रो या लेव, और इनको बोलते हैं एनेंशियोमर या कायल भी बोल देते हैं। और इसकी कंडीशन ये है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, यानी आप इसको कहीं से भी काटें ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, इसमें बॉन्ड डिफरेंट होते हैं, जैसे कि लिंकेज, लिंकेज आइसोमर है पहले, जैसे ONO है, ये O से जुड़ सकता है, N से जुड़ सकता है, यानी इसकी पहचान ये है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड मौजूद होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, इसमें दो तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बने होंगे, इससे समझ जाएंगे आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आयनाइजेशन आइसोमर क्या है, इसमें क्या है बाहर जो आयन होगा वो अंदर एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे ये बना रखे हैं मैंने दो इसके सोलवेट आयनाइजेशन की तरह, ये इसमें बस H2O इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT भी कहते हैं, इसमें डी ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया, पर इसमें न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे कि क्या मोस्टली 6 ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये बन जाएगा sp3d2 या d2sp3। ठीक है, या फिर अगर 4 है हमारा तो टेट्राहेड्रल बनता है sp3 या स्क्वायर प्लेनर बनता है dsp2। ठीक है, ये हमें VBT से पता लगता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें क्या होगा, आपका वो पेयरिंग करा देगा, तो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से, मतलब d2sp3, इसको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल, क्योंकि डी के जो है इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो इसको हम इनर ऑर्बिटल कंपाउंड बोल देते हैं। इसकी स्पिन कम होती है क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या होगा, पेयर हो गए, तो इसको लो स्पिन बोलते हैं, और ये हाई स्पिन होता है क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड में मतलब वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये बनता है। ठीक है, इसी तरीके से वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3 बनेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में dsp2 बन जाएगा। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेड मैग्नेटिक डाटा आप इससे मतलब क्वांटिटेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये कलर के बारे में नहीं बताता, एक्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं करता कि ये टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी कोई फर्क नहीं करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें क्या है, आपका जो डी ऑर्बिटल होता है इसके पास आते हैं तो ये डी ऑर्बिटल टूट जाता है Eg और T2G में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ने हम इसी तरीके से हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल का केस, तो ये ऑक्टाहेड्रल में ये दो ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं क्योंकि एक्सियल होते हैं। ठीक है, और 3 नीचे आ जाते हैं, ये आप दो ऑर्बिटल जो ऊपर गए हैं ये वाले हैं डी ऑर्बिटल, आप देख सकते हैं dx2 - y OI2 और dz2। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें जो जितना ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड्स में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप ले जाते हैं, ये आपको इसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, जो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज्यादा गैप आएगा, ये मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और अगर वीक फील्ड होगा तो ये गैप कम होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे एक सीरीज बनती है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आएंगे T2G में। केस बनता है जब आपका 4th इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो 4th इलेक्ट्रॉन अगर वीक फील्ड है तो वो यहाँ चला जाता है क्योंकि एनर्जी गैप कम रहता है, तो वीक फील्ड 3 2G 3 और Eg में 1 चला जाएगा, ये हाई स्पिन होगा। ठीक है, और अगर आपका ये वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये गैप बहुत ज्यादा होगा, ये गैप ज्यादा होगा तो वो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो लो स्पिन कंपाउंड बनेगा आपका। टेट्राहेड्रल में क्या है, टेट्राहेड्रल पहले तो आप यहाँ देखें ये ऑक्टाहेड्रल से कम होता है, 4/9 है ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल से ये गैप कम होता है, इसी वजह से इसमें जब ये गैप कम है तो ज्यादातर कहाँ पे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो इससे जाएगा हाई स्पिन ज्यादा बनेंगे इसमें। इसके बाद तो कलर का क्या रीजन है, कलर का रीजन ये है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है T2 मतलब D2D ट्रांजिशन, ये मतलब आपका कलर दिखाने का, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एनर्जी गेन करके, तो क्या यहाँ से जब ऊपर गया तो ये क्या करता है, कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कौन सा कलर नजर आएगा, तो ये कलर कंप्लीमेंट्री कलर व्हील से पता लगता है। अगर ब्लू कलर की लाइन एब्जॉर्ब करी तो इसके सामने वाला ऑरेंज कलर नजर आएगा, वायलेट करी तो येलो, ग्रीन करी तो रेड, इस तरीके से मतलब आमने सामने वाले कलर नजर आते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड को कंसीडर नहीं करा है, एक तो लिमिटेशन ये है, और इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है एनायनिक लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, इसमें हमें पढ़ना है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये क्या है, इसमें क्या है, जो कार्बोनिल है CO ये सिग्मा बॉन्ड डोनेट करता है और पाई बॉन्ड में वापस इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो इसको इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसको बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं
सिनर्जिक बॉन्डिंग कह सकते हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्या होता है, ये स्टेप वाइज जब बनेगा तो हमारा जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा ना, वो इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और आप कर देंगे ना तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन क्या है इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले तो केमिकल एनालिसिस में यूज होता है ये, दूसरा हार्डनेस ऑफ वाटर भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इससे यूज कर सकते हैं। फोर्थ इसका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेमोग्लोबिन में आयरन का, विटामिन B12 में कोबाल्ट का, ठीक है। और एंजाइम जिसको हम बायोकैटालिस्ट भी बोल देते हैं, इसमें भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं, जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ठीक है। ये हमारे कुछ एंजाइम हैं और ये हमारे एंजाइम जो हैं बायोकैटालिस्ट तो ये होती हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके बाद कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री में जो होता है, जैसे कि विल्किंसन एक कैटलिस्ट है जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे इंडस्ट्री में होता है। फिर सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका यूज है। ये चिलेटिंग थेरेपी में यूज होता है। अगर आपका मेटल है टॉक्सिक प्रोपोर्शन में तो वो चिलेटिंग लीजेंट उससे बॉन्ड बना लेगा और उसको मतलब अलग कर देंगे उसको, ठीक है। एक्सिस प्रोपोर्शन में अगर आपका मेटल है तो उसको रिमूव करने के लिए ये चिलेट थेरेपी यूज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया है आयरन या कॉपर, ये चिलेटिंग लीजेंट कौन सा है, डी पेनिसिलिन अमीन डेस्फेरोक्सामिन बी, इसके थ्रू रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ईडीटीए यूज होता है लेड पॉइजनिंग में, यानी अगर लेड की मात्रा ज्यादा है। और कुछ आपका आपने नाम भी सुना होगा सिस्प्लेटिन, ये ट्यूमर्स वगैरह ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स या कैंसर थेरेपी में यूज होता है, इसमें